नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सुबह 9 बजे तक की वोटिंग प्रतिशत जारी हो गई है। पूर्व बर्धमान में सबसे ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है। हुगली में भी वोटिंग काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कोलकाता में मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत इतना ज्यादा नहीं हुआ है। कई जिलों में शुरुआती वोटिंग काफी धीमी रही है। तो पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान सुबह से ही जारी है। सुबह 9 बजे तक की वोटिंग प्रतिशत जारी कर दिया गया है। कोलकाता में मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहा। कई जिलों में शुरुआती वोटिंग धीमी रही। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के तहत सुबह 9 बजे तक विभिन्न जिलों में मतदान प्रतिशत के शुरुआती आंकड़े सामने आए हैं। पूर्व बर्धमान में सबसे अधिक 20.86% मतदान दर्ज किया गया, जबकि हुगली में 20.16% के साथ दूसरे स्थान पर रहा। वहीं हावड़ा में 17.76% और उत्तर 24 परगना में 17.81% वोटिंग हुई। नादिया जिले में 18.50% मतदान दर्ज किया गया, जो औसत से थोड़ा बेहतर रहा। कोलकाता के शहरी क्षेत्रों में मतदान अपेक्षाकृत धीमा देखा गया। कोलकाता उत्तर में 17.28% और कोलकाता दक्षिण में 16.81% मतदान हुआ। इसके अलावा दक्षिण 24 परगना में 17.25% वोटिंग दर्ज की गई। शुरुआती आंकड़ों से साफ है कि ग्रामीण इलाकों में मतदान का रुझान ज्यादा तेज है, जबकि शहरी क्षेत्रों में वोटिंग की रफ्तार धीमी बनी हुई है। तो चुनाव आयोग लगातार मतदान प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए है। तो पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। कई जिलों में शुरुआती वोटिंग धीमी रही है। सुबह 9 बजे तक वोटिंग प्रतिशत जारी कर दिया गया है। पूर्व बर्धमान में सबसे ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है। हुगली में भी वोटिंग आगे रही है। कोलकाता में मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत कम दर्ज किया गया। वहीं बारानगर बूथ 72 पर ईवीएम में खराबी दर्ज की गई। आपको बता दें, वोटर्स ने ईवीएम गड़बड़ी की शिकायत की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बारानगर बूथ 72 पर ईवीएम में खराबी की शिकायत दर्ज की गई। तकनीकी दिक्कत से वोटिंग में रुकावट यहां पर आई। उत्तर 24 परगना में वोटिंग प्रक्रिया भी प्रभावित हुई। प्रशासन ने समस्या सुलझाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। तो बारानगर में चल रहे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के मतदान के दौरान तकनीकी समस्या सामने आई है। उत्तर 24 परगना जिले के बारानगर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 72 पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के काम न करने की शिकायत सामने आई। तो मतदान के लिए पहुंचे कई वोटर्स ने आरोप लगाया कि मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है, जिससे उन्हें वोट डालने में परेशानी हो रही है। इस गड़बड़ी के कारण कुछ समय के लिए मतदान प्रक्रिया बाधित हो गई, जिससे कतार में खड़े लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। कई मतदाताओं ने चुनाव अधिकारियों से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। सूचना मिलने के बाद चुनाव कर्मियों और तकनीकी टीम को मौके पर भेजा गया, ताकि मशीन को जल्द से जल्द ठीक किया जा सके और मतदान दोबारा सुचारू रूप से शुरू हो सके। चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि ऐसी तकनीकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जा रहा है, ताकि निष्पक्ष और सुचारू मतदान सुनिश्चित किया जा सके। तो मतदान के दौरान तकनीकी दिक्कत से रुकावट सामने आई। उत्तर 24 परगना में वोटिंग प्रक्रिया प्रभावित हुई, जिससे मतदाताओं में भी रोष देखने को मिला। हालांकि प्रशासन ने समस्या का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया है। वोटर्स ने ईवीएम गड़बड़ी की शिकायत की थी। वहीं मुजफ्फरनगर से एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने एक दिव्यांग युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। यह घटना सिटी कोतवाली क्षेत्र के शेरपुर गांव की बताई जा रही है, जहां ग्रामीणों ने युवक को बच्चा चोर समझकर पकड़ लिया और उसके हाथ पैर बांधकर मारपीट की। तो इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भीड़ युवक के साथ हिंसा करती नजर आ रही है। हालांकि जब पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की गई, तो पता चला कि युवक मानसिक रूप से कमजोर है और बच्चा चोरी जैसी कोई घटना नहीं हुई थी। पुलिस ने तत्काल युवक को भीड़ से छुड़ाया और बाद में उसे उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। इस मामले में सिटी क्षेत्राधिकारी सिद्धार्थ मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि बच्चा चोरी की कोई पुष्टि नहीं हुई है और मामला अफवाह का परिणाम है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और कानून अपने हाथ में कतई बिना लें।
वहीं मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद हरेंद्र मलिक ने प्रेस वार्ता कर उत्तर प्रदेश की राजनीति और किसानों से जुड़े मुद्दों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की किसान हितैषी नीतियों का समर्थन करते हुए कहा कि 2027 में सरकार बनने पर गन्ना किसानों को तुलाई के 24 घंटों के अंदर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। मलिक ने बताया कि विजन इंडिया अभियान के तहत 15,000 करोड़ रुपए की किसान रिवॉल्विंग फंड की घोषणा की गई है, जिससे चीनी मिलों की देरी खत्म कर सीधे किसानों के बैंक खातों में भुगतान किया जाएगा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के योगदान को याद करते हुए कहा कि किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसले हमेशा समाजवादी सरकार में ही लिए गए हैं। तो प्रेस वार्ता के दौरान सांसद ने जिले की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस एक फल विक्रेता की निजी जमीन पर जबरन चेक पोस्ट बनाना चाहती है और इसके लिए नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। इसके साथ ही उन्होंने राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि एक मामले में दोषियों को बचाया गया जबकि एक निर्दोष को जेल भेज दिया गया। बिजली व्यवस्था पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर जनता में भारी नाराजगी है और 2027 में सपा सरकार बनने पर इसे खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा भी किया गया। उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि वहां ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की सरकार दोबारा बनने जा रही है। ये गन्ना किसान दशकों से ये मांग करते रहे कि हम अपने गन्ना की आपूर्ति चीनी मिलों को सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार करते हैं, सरकार की मध्यस्थता करते हैं, फिर हम गन्ना मूल्य भुगतान के लिए मिलों के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं, इसका भी दायित्व सरकार ले। ये मांग हम लोग बराबर करते रहे और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहते हुए कि गन्ना किसानों का एक रिवॉल्विंग फंड बढ़ा करके पर्ची चुनते ही गन्ना मूल्य का भुगतान किया जाएगा। ये आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा, उनका आभार व्यक्त करने के लिए। क्या चूंकि हम जानते हैं खड़े कोल्लू का लाइसेंस भी मुलायम सिंह जी की सरकार में खत्म हुआ था और जो गन्ना मूल्य का भुगतान चेकों के द्वारा होने लगा, बैंकों के द्वारा होने लगा, ये भी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की देन थी। तो अब आदरणीय अखिलेश जी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए समाजवादी सरकार बनाने पर गन्ना मूल्य का भुगतान साथ के साथ करेंगे। किसान को पता रहेगा कि आज तू गन्ना लेके जाएगा तो शाम को तेरे खाते में पैसा आ जाएगा। उन्हें साधुवाद देने के लिए मैंने सारी बात विस्तार से बताई। 25 तारीख को गाजियाबाद के अंदर समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक किसान की वो मांग जो बरसों पुरानी थी, केंद्रीय गन्ना क्रय अधिनियम के तहत यानी कि सरकार की मध्यस्थता से मिलों को आवंटित करते हैं तो हमारे भुगतान की गारंटी भी सरकार की होनी चाहिए। और आदरणीय अध्यक्ष जी ने वादा किया कि हमारी सरकार आएगी तो हम उसका गन्ने का भुगतान पेमेंट होते ही उसके खाते में भेज देंगे। उसके लिए उन्होंने केवल घोषणा नहीं की, उन्होंने ये बताया कि 15,000 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड बनाएंगे। वहीं मुजफ्फरनगर में नगर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने काली नदी पुल के पास घेराबंदी कर 4 सक्रिय आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सलीम, अनस, नदीम और आरिस के रूप में हुई है। इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि चरथावल रोड स्थित न्याजूपुरा के पास एक खाली प्लॉट में हथियारों का सौदा होने वाला है। सूचना मिलते ही सहायक पुलिस अधीक्षक और कोतवाली पुलिस की टीम ने इलाके की घेराबंदी की और मौके से चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से एक 32 बोर की अत्याधुनिक पिस्टल, 2 खाली मैगजीन, 5 देसी तमंचे, कई कारतूस और लेन देन में इस्तेमाल की जा रही नकदी बरामद की गई। पूछताछ में सामने आया है कि ये गिरोह शहर में डिमांड के अनुसार अवैध हथियारों की सप्लाई करता था और आरोपी बाहरी इलाकों से सस्ते दामों में हथियार खरीदकर यहाँ ऊंचे दामों पर बेचते थे। कुछ आरोपी हथियार बेचने आए थे जबकि कुछ अपने शौक और रसूख के लिए इन्हें खरीदने पहुंचे थे। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी है और गिरोह के मुख्य सरगना की तलाश में जुट गई है। देखिए, जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस अपराधियों के खिलाफ शासन की मंशा के अनुरूप कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी परिदृश्य में आज कोतवाली नगर की टीम
सीओ सिटी, एसपी सिटी के निर्देशन में और इंस्पेक्टर कोतवाली के नेतृत्व में जो है ये काम चल रहा था। उसमें विक्रांत जो चौकी इंचार्ज था वो भी काम कर रहा था, तथा उसके और टीम के लड़के जो सिपाही हैं वो भी काम कर रहे थे, जिसमें 4 अपराधी पकड़े गए हैं। सलीम, अनस, नदीम और आरिश, जो कि 2 बुढ़ाना के 2 कोतवाली के रहने वाले हैं, तथा इनकी उम्र 22 से 23 साल है, नई उम्र के लड़के हैं। और इसमें 178/26, 3/5/25 आर्म सेट का अभियोग कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर में दर्ज किया गया है। इनके पास से जो है 6 असलहे अवैध बरामद किए गए हैं। अब तक मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा तमाम 500 से ऊपर असलहे बरामद किए गए हैं। 1000 के आसपास कारतूस बरामद किए गए हैं, तथा लगभग 200 से 250 अपराधी इस मामले में जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की है। और इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि निश्चित तौर से ये कार्रवाई जो है इनके खिलाफ, इनके भविष्य को देखते हुए मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि ये कार्रवाई करना, अपराध के जगत में प्रवेश करना निश्चित तौर से बहुत खतरे का एक संकेत है। मैं आपके माध्यम से दोबारा कहना चाहूंगा कि गार्जियंस अपने लड़कों पर ध्यान नहीं रख रहे हैं। जिस तरह से इस तरह के हथियार की तस्करी में इस तरह के बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो दोबारा मैं कहना चाहूंगा कि गार्जियंस निश्चित तौर से असलहों के शौक के चक्कर में, कभी अपराध करने के चक्कर में इस तरह का ये काम कर रहे हैं, इन पर ध्यान रखें, जिससे इस तरह की इनका करियर या जीवन नए उम्र के लड़कों का नष्ट प्रनष्ट न हो। इसी संदर्भ में पुनः मैं कहना चाहूंगा कि इसमें अब तक जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो जारी रखेगी, तथा और भी कठोरतम कार्रवाई इस तरह के अपराधियों के खिलाफ जारी रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं, पंचायत चुनाव भी आसन्न है। इसके संबंध में इस असलहों की तस्करी से तमाम तरह के अपराध हो सकते हैं। इस पर भी जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस ने काफी रोक लगा दी है, और इस पर हम और भी अच्छी कार्रवाई करते रहेंगे। उधर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सेक्टर 76 स्थित झुग्गी झोपड़ियों में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने कई झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इलाके में रहने वाले लोगों के बीच दहशत का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने के लिए लगातार मशक्कत कर रहे हैं, ताकि आग को आसपास के इलाकों में फैलने से रोका जा सके। वहीं पुलिस टीम भी मौके पर पहुंचकर हालातों को नियंत्रित करने और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी हुई है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और जांच जारी है। तो राहत की बात यह है कि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन नुकसान का आकलन किया जा रहा है। वहीं मुजफ्फरनगर में स्टंटबाजों की करतूतें थमने का नाम नहीं ले रही। खतौली कोतवाली क्षेत्र से एक और चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ युवक काली स्कॉर्पियो गाड़ी पर खड़े होकर स्टंट करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक चलती गाड़ी पर खड़े होकर नोटों की गड्डियां हवा में उड़ा रहे हैं, जिससे न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि सड़क सुरक्षा को भी गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस की लगातार कार्रवाई के बावजूद ऐसे स्टंटबाज बेखौफ नजर आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर रहे हैं। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई है। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है और आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित निराला स्टेट सोसाइटी में आग लगने की घटना से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि टावर 8 के फ्लैट नंबर 1603 में मंदिर में जल रहे दिए से अचानक आग लग गई, जिसने कुछ ही देर में कमरे के हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि सोसाइटी की मेंटेनेंस टीम ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर फायर सेफ्टी उपकरणों की मदद से आग पर काबू पा लिया। चौंकाने वाली बात यह रही कि इस घटना की सूचना फायर सर्विस को तुरंत नहीं दी गई थी। बाद में जब जानकारी मिली तो फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और सभी लोग सुरक्षित हैं। समय रहते आग पर काबू पा लेने के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल घटना को लेकर सतर्कता बरतने और अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। वहीं ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां गैस पाइपलाइन लीकेज होने के कारण भीषण आग लग गई। यह घटना सूरजपुर थाना क्षेत्र के सूरजपुर कोर्ट के सामने की बताई जा रही है, जहां अचानक गैस पाइपलाइन से रिसाव हुआ और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग इतनी तेज थी कि आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोगों में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और तुरंत आग बुझाने का काम शुरू किया गया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर आसपास के इलाके को खाली करा दिया गया था।
प्राथमिक जांच में गैस पाइपलाइन लीकेज को आग लगने की वजह माना जा रहा है। हालांकि प्रशासन पूरे मामले की विस्तृत जांच पड़ताल कर रहा है। वहीं ग्रेटर नोएडा से प्रशासनिक तैयारियों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां आगामी जनगणना को लेकर प्राधिकरण ने तैयारियां तेज कर दी हैं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के स्तर पर बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें 3000 से अधिक कर्मचारियों को जनगणना की प्रक्रिया से जुड़ी ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी क्रम में नॉलेज पार्क 4 स्थित GL बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां आज 225 कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जानी थी, लेकिन इस दौरान 24 कर्मचारी परीक्षण और प्रशिक्षण में शामिल नहीं हुए। आपको बता दें कि इस पूरी प्रक्रिया को गंभीरता से लिया गया है और प्राधिकरण का कहना है कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा है कि जो भी कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और महत्वपूर्ण कार्य को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं नोएडा शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा और अहम कदम उठाया गया है। नोएडा अथॉरिटी और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL के बीच एक अहम MOU किया गया है, जिसके तहत शहर में 13 EV बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। ये स्टेशन सेक्टर 6, 29, 24, 63, 58, 61, 16A, 18 और 15 समेत कई प्रमुख स्थानों पर लगाए जाएंगे, जिससे शहर भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल यूजर्स को सुविधा मिलेगी। इस पहल का सबसे बड़ा फायदा दुपहिया और तिपहिया वाहन चालकों को होगा, जो अपनी डिस्चार्ज बैटरी को तुरंत बदलकर फुल चार्ज बैटरी प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इसमें प्राधिकरण पर कोई असर नहीं पड़ेगा और रेवेन्यू भी इससे अच्छा खासा प्राप्त होगा। तो नोएडा को स्मार्ट सिटी बनाने के लक्ष्य को भी ये कदम मजबूती देता हुआ नजर आएगा। वहीं मुजफ्फरनगर से खबर सामने आई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बहुचर्चित शेखर हत्याकांड में अहम फैसला सुना चुका है। अदालत ने इस मामले को जघन्य और क्रूर अपराध मानते हुए चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। इस फैसले के तहत एक मां समेत उसके 3 बेटों को मृत्युदंड दिया गया है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसकी राशि पीड़ित की मां राजबाला को देने का आदेश दिया गया है। ये मामला साल 2019 का है, जब पैसों के विवाद को लेकर भैरा कला थाना क्षेत्र के खेड़ी सुफियान गांव में शेखर की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। बताया गया कि आरोपियों ने ईंट और डंडों से हमला कर शेखर को मौत के घाट उतार दिया था। लंबी सुनवाई के बाद अब कोर्ट के इस फैसले को पीड़ित परिवार के लिए न्याय के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, शासन की मंशा है कि जो अपराधी तत्व हैं उनको ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत सजा हो, इसमें तमाम अच्छी गवाही हो और परसू करके केस में जो है अच्छे से अच्छे जो है जो प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई होती है वो की जाती है। इसी परिदृश्य में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत आज जनपद मुजफ्फरनगर में FTC 3rd कोर्ट से 4 लोगों को फांसी की सजा हुई है। मामला ये भौरा कला थाने का है। 2019 में एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी, शेखर नाम था, इसमें 4 लोग इसमें इनको फांसी सजा हुई है। एक मुलजिम जो कि ऑलरेडी जेल में उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसमें प्रदीप, संदीप, सोनू और एक महिला सहित श्रीमती मुकेश, इनको भी फांसी की सजा सुनाई गई है। तथा ये खेड़ी सुठियान गांव है, थाना भौरा कला में 148, 148, 149, 336, 302 IPC का मामला था 2019 का, जिसके तहत आज प्रोसिक्यूशन के अच्छी प्रोसिक्यूशन से, अच्छी गवाही से तथा अच्छी विवेचना से इसमें फांसी की सजा सुनाई गई है माननीय न्यायालय द्वारा, जिसके आधार पर अन्य विधिक कार्रवाई अग्रिम की जा रही है। वहीं शामली के थाना भवन नगर पंचायत में जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। द्वितीय चरण के तहत मकान सूचीकरण और गणना कार्य के लिए 3 दिवसीय सुपरवाइजर एवं प्रांगण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और आपको बता दें कि 28 अप्रैल को ये इसका शुभारंभ किया गया। 30 अप्रैल तक ये कार्यक्रम चलेगा। कार्यक्रम में प्रतिभागियों का उत्साह और सक्रिय भागीदारी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जो जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य के प्रगति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कार्यक्रम का सफल संचालन अधिशासी अधिकारी जितेंद्र राणा का नेतृत्व अहम भूमिका निभा रहा है। उनके मार्गदर्शन में प्रशिक्षण की पूरी तैयारियां की गई हैं और इस तरह तैयार की गई हैं कि कार्यक्रम समयबद्ध, अनुशासित और प्रभावी तरीके से संचालित हो सके। वहीं वरिष्ठ लिपिक संजय कुमार ने व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संभालते हुए प्रशिक्षण स्थल से लेकर संसाधनों की उपलब्धता तक हर पहलू पर विशेष ध्यान दिया। प्रशिक्षण में कृष्ण मोहन और लोकेश कुमार जैसे प्रशिक्षकों के साथ साथ नगर पंचायत के कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह के साथ प्रशिक्षण में हिस्सा लेते हुए जनगणना कार्य को सफल बनाने का संकल्प भी लिया। कुल मिलाकर ये प्रशिक्षण कार्यक्रम न केवल प्रशासनिक तैयारी का उदाहरण है, बल्कि आगामी जनगणना को सफलतापूर्वक संपन्न कराने की दिशा में एक मजबूत कदम भी माना जा रहा है। वहीं नोएडा से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां वाटर पार्क में नहाने आए एक युवक की मौत हो गई। यह घटना सेक्टर 39 थाना क्षेत्र स्थित द ग्रेट इंडिया पैलेस मॉल के वाटर पार्क की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक 21 साल का युवक अपने परिवार के साथ वाटर पार्क में स्विमिंग करने आया था। इसी दौरान वेव पूल में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। मौके पर मौजूद लोगों और स्टाफ ने तुरंत उसे बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि वेव आने के दौरान युवक की हालत खराब हुई थी, जिसके बाद यह हादसा हुआ। घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल मौत के कारणों का पता लगाने के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 28 अप्रैल को थाना क्षेत्र 39 में सेक्टर 38 से स्थित एक वाटर पार्क में द्रोण शर्मा नामक व्यक्ति, जो कि ग्रेटर नोएडा का रहने वाला था, अपने परिजनों के साथ वाटर पार्क में आया था। वहां पर स्नान करने के दौरान उसकी तबीयत खराब हुई, जिसके पश्चात परिजनों के द्वारा उसको अस्पताल ले आया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित किया गया। सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु शव को मोर्चरी प्रेषित किया गया। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आज दिनांक 28 अप्रैल को थाना क्षेत्र 39 में सेक्टर 38 से स्थित एक वाटर पार्क में द्रोण शर्मा। वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट से एक खबर सामने आ रही है, जहां पानी की सप्लाई ठप होने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पंचशील ग्रीन सोसाइटी में सुबह से पानी नहीं आने के कारण निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सोसाइटी के लोग मेंटेनेंस विभाग के बाहर इकट्ठा होकर जोरदार हंगामा करने लगे। निवासियों का आरोप है कि मेंटेनेंस विभाग की लापरवाही के चलते पानी की सप्लाई बाधित हुई, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो गई। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालातों को नियंत्रित करने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि लोगों की मुख्य मांग जल्द से जल्द पानी की आपूर्ति बहाल करने की है। फिलहाल पुलिस और सोसाइटी प्रबंधन के बीच बातचीत जारी है, ताकि समस्या का समाधान निकाला जा सके। उधर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बढ़ती गर्मी के साथ आग लगने की घटनाओं ने प्रशासन की चिंताओं को बढ़ा दिया है। बीते 24 घंटे में 4 अलग अलग जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसने सुरक्षा इंतजामों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे भयावह घटना ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इलाके से सामने आई, जहां सूरजपुर कोर्ट के गेट नंबर 4 के सामने गैस पाइपलाइन में लीकेज होने से भीषण आग लग गई। आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की कई टीमें मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं दूसरी घटना नोएडा के सेक्टर 76 मंडी क्षेत्र में हुई, जहां झुग्गियों में लगी आग ने कई झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। इस आग में फल और सब्जियों की दुकानें और पास में रखा कबाड़ पूरी तरह जल गया। राहत की बात यह रही कि दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई से कोई जनहानि नहीं हुई। तीसरी घटना सेक्टर 40 के D24 स्थित एक मकान से सामने आई, जहां आग लगने की सूचना मिलते ही फायर विभाग ने तुरंत फायर टेंडर भेजे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यहाँ भी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा वेस्ट की निराला एस्टेट सोसाइटी में भी आग की घटना सामने आई है, जहां फ्लैट के मंदिर में जल रहे दिए से आग लग गई थी। सोसाइटी की मेंटेनेंस टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। लगातार बढ़ रही इन घटनाओं के बीच फायर विभाग ने लोगों से अपील की है कि गर्मी के मौसम में बिजली के उपकरणों, गैस पाइपलाइन और ज्वलनशील वस्तुओं के इस्तेमाल में विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही बड़े हादसे में बदल सकती है। तो नोएडा से अगली खबर, जहां रिश्वत के आरोप में फायर विभाग के कर्मचारी पर सख्त कार्रवाई की गई। सेक्टर 58 फायर स्टेशन पर तैनात फायरमैन देवेंद्र पाल सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि फायर एनओसी के नाम पर रिश्वत मांगने की शिकायत डीजी फायर कार्यालय में की गई थी, जिसके बाद विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में आरोपों को गंभीर पाते हुए फायरमैन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे सस्पेंड कर पुलिस लाइन भेज दिया गया। फिलहाल इस पूरे मामले की विभागीय जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इस कार्रवाई को विभाग में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं बुलंदशहर के खुर्जा में बर्थडे पार्टी के दौरान हुए सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस कार्रवाई तेज हो गई है और अब इस केस में बड़ा अपडेट भी सामने आया है। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के सुभाष रोड स्थित जिम में मामूली विवाद के बाद हुई 3 हत्याओं के मामले में पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में जुटी हुई है। ताज़ा घटनाक्रम में पुलिस आरोपियों की निशानदेही पर आला कत्ल और अन्य साक्ष्य बरामद करने पहुंची थी। तभी आरोपियों ने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की और बरामद हथियारों से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 2 मुख्य आरोपी रिंकू सैनी और भारत सैनी के पैर में गोली लगी। दोनों पर 50-50 हज़ार रुपए का इनाम घोषित था। घायल आरोपियों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गौरतलब है कि ये पूरा मामला एक बर्थडे पार्टी से शुरू हुआ था, जहां केक चेहरे पर लगाने को लेकर
विवाद इतना बढ़ गया कि जिम में अंदर करीब 2 दर्जन गोलियां चली और 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जीतू सैनी के जन्मदिन पर अमरदीप को बुलाया गया था, लेकिन केक लगाने को लेकर विवाद बढ़ा और फिर हिंसक झगड़े में बदल गया। इस मामले में पुलिस ने कुल 10 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिनमें से 3 को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आने पर थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज और बीट कांस्टेबल को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। आज दिनांक 28 अप्रैल 2026 की रात्रि में थाना खुर्जानगर पुलिस के द्वारा 2 50-50 हजार के नामी अभियुक्त भारत सैनी और रिंकू सैनी को गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों के द्वारा दिनांक 25/26 की रात्रि में थाना खुर्जानगर में मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी के पश्चात अभियुक्तों की निशानदेही पर मर्डर के घटना स्थल का DVR एवं अवैध असला बरामद करने के लिए इनको मुंडाखेड़ा नहर पर लेकर पहुंचा गया, जहां पर इनके द्वारा उसी अवैध असले से पुलिस पर हमलावर हुआ गया। आत्मरक्षा जवाबी कार्यवाही में इन लोगों के गोली लगी है। इन लोगों को, अभियुक्तों को उपचार के लिए तत्काल अस्पताल भिजवाया गया है। इन अभियुक्तों के पास से मर्डर के घटना स्थल का DVR, एक अवैध पिस्टल, एक अवैध तमंचा बरामद हुआ है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। आज दिनांक आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। आपको बता दें कि एक बड़े विवाद की खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि कहासुनी का मामला इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते उसने बड़े विवाद का रूप ले लिया। विवाद में 2 पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर ईंट पत्थर भी चले, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर पथराव करते नजर आ रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई। पुलिस का कहना है कि वीडियो के आधार पर दोनों पक्षों की पहचान की जा रही है और संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो मुजफ्फरनगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अगली खबर नोएडा से है, जहां एक हाई राइज सोसाइटी में आग लगने से हड़कंप मच गया। मैक्स बिल्स व्हाइट हाउस सोसाइटी के सेक्टर 75 स्थित टावर में 24वीं मंजिल के फ्लैट नंबर 2402 में अचानक आग लग गई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक आग AC में खराबी या फटने के कारण लगी। बताया जा रहा है कि AC रिमोट से बंद था, लेकिन उसका मेन स्विच ऑन था, जिससे यह हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ियां मौके के लिए रवाना की गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि फायर यूनिट के पहुंचने से पहले ही सोसाइटी की मेंटेनेंस टीम ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और समय रहते आग बुझ जाने से बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और लोगों से भी अपील की गई है कि बिजली के उपकरणों के इस्तेमाल में सावधानी बरतें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।